बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सदफ़ है। मैंने एक मुतवस्सित घराने में जन्म लिया। मेरे वालिद का एक बड़ा जनरल स्टोर था, जबकि वालदा घर के कामों में ही उलझी रहती थी। मैं बहुत अच्छी तालिब इल्म थी। मुझे पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक़ था। मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद मैंने मकामी कॉलेज में प्री मेडिकल में दाखिला ले लिया। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 17 बरस थी। उस वक्त मैं एक मशहूर प्रोफेसर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वो ट्यूशन सेंटर मेरे घर से खासी दूर था, ताहम मैं पैदल ही चली जाया करती थी। सेंटर में मेरे ग्रुप में कई लड़कियां और लड़के थे। इनमें से एक लड़का शायान भी था। वो बहुत ज़हीन और स्मार्ट लड़का था, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो मेरा पीछा कर रहा था, जिस पर मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया। वो छुट्टी के बाद तमाम रास्ते मेरे पीछे पीछे चलता। जब मैं अपने घर में दाखिल हो जाती तो वापस अपने घर चला जाता। उसकी इस हरकत से मैं काफ़ी हैरान भी थी। एक दिन उसने रास्ते में मौका देखकर मुझे अपना सेल नंबर दे दिया। मैंने इस वजह से सेल नंबर उसका ले लिया कि सबके सामने अगर मैं कुछ बोलती तो इसमें मेरी ही बेइज्जती थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको फ़ोन पर ही जलील कर दिया जाए। जब मैंने अपना गुस्सा उतारने के लिए फ़ोन किया तो बात ही दूसरी निकली। शायान बोला, आप अकेले इतनी दूर पैदल अपने घर से जाती हैं और आपकी तरफ सन्नाटा भी बहुत होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको घर तक छोड़ दूं। मगर आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं? आपकी इस हरकत से मैं बदनाम हो सकती हूँ। दरअसल मैं आपको पसंद करता हूँ। आपकी फ़िक्र है मुझे, मैं क्या करूँ, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। शायान ने बेधड़क इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं दंग रह गई। चुनाचा मैंने फ़ोन रखना ही मुनासिब समझा। फिर कई दिन तक वो मेरे पीछे नहीं आया तो मैं बेचैन हो गई। पता नहीं शायान की बातों का असर था या उस वक्त मेरी उम्र ही ऐसी थी। चाहे जाने की तमन्ना शिद्दत से जागती है। मेरी बेचैनी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। मेरे एहसास अजीब से थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं भी इसे पसंद करने लगी थी और फिर इस बेकदरी के बायस मैंने इसे फ़ोन कर दिया। फिर क्या था, बातों का सिलसिला चल पड़ा। हम रोज़ मखसूस वक्त में बात करते। शायान बातों के फ़न में माहिर था। मैं इसकी बातों के सहर में खो जाती और एक नए जहां में चली जाती। दिन गुजरते गए और हमने इंटर का इम्तिहान दे दिया। जब मैं इम्तिहान के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी कि एक रोज़ अम्मी ने कहा, बेटा आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ज़रा तैयार रहना। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी, जैसे इन्होंने खिलाफ तवक्का बात करती हो। मगर अम्मी, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अभी तो मैंने सिर्फ इंटर किया है। मुझे तो पढ़ाई का बेहद शौक़ है। मैंने हल्का सा एहतजाज किया। बेटा, हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाई के चक्कर में बूढ़ा कर देते हैं। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। अम्मी की बात पर मैं क्या बोलती, बस खामोश हो गई। शाम को मेहमान आए। लड़का भी अपने माँ बाप और बहन के साथ आया था। अम्मी ने मुझे इशारे से चाय लाने का कहा। मैं चाय और कुछ खाने का सामान उन मेहमानों के सामने ले गई। सब ने मेरी चाय की बहुत तारीफ़ की, मगर मैं ज़्यादा देर ना बैठ सकी। कमरे में आकर शायान को फ़ोन मिलाया और सारी सूरत हाल इसको बता दी। इसने कहा कि हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए, इस तरह फ़ोन पर बात करना मुनासिब नहीं। बात ठीक थी। अगले रोज़ पता चला कि उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है और मेरे वालिदैन को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था। इन हालात के पेश नज़र मुझे शायान से फ़ौरन मिलना था, सो हम एक मकामी रेस्टोरेंट में मिले। मैं तो बस रोई जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शायान बोला, देखो सदफ़, मुझे अभी डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर खाली पेट तो मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं करेंगे। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो लड़के के डॉक्टर बनने का इंतज़ार करेंगे?
और फिर मैं मज़ीद पढ़ाई के लिए बाहर भी जाऊंगा। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? और अचानक भागकर शादी करने के मैं खिलाफ हूँ, लिहाजा तुम्हारे माँ बाप जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। वैसे भी मोहब्बत ऐसी शय होती है कि मिलाप शायद उसकी तकदीर में ही नहीं होता। शायान ठीक ही कह रहा था। तब मैंने हालात से मजबूर होकर शायान को आखिरी सलाम किया और अपने माँ बाप के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया। मेरी रुखसती बड़ी धूमधाम से हुई क्योंकि मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए माँ बाप ने अपने अरमान पूरे किए। दूसरी तरफ मेरे शोहर अकबर भी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, लिहाजा दोनों घरानों ने इस शादी पे खूब अरमान निकाले। यूँ मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। अकबर बहुत ख्याल रखने वाला शोहर था। अकबर की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। अभी मेरी शादी को चंद माह ही हुए थे कि मैंने आगे पढ़ने की फरमाइश कर डाली। मेरी ख्वाहिश पर मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि अकबर तो मेरे फैसले से बहुत खुश भी थे। इस तरह मैंने बीएससी के लिए एक मशहूर कॉलेज में दाखिला ले लिया। अकबर ने मेरे दाखिले के लिए बहुत तको-दो-भी की थी, यहाँ तक कि जब क्लासेस शुरू हो गई तो वो मुझे खुद कॉलेज छोड़ने आते और लेने भी आते। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरे लिए वो इतनी तकलीफ़ उठाएं। एक दिन मैंने इनको कह दिया, आपकी जॉब मुतासिर हो रही है, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? इसी मोहल्ले में एक और लड़की है, वो भी कॉलेज आती है, क्यों ना मैं इसके साथ आ जाया करूं? आप फिक्र मत करें। अकबर मान गए। इस तरह मैं मज़कूरा लड़की के साथ हर रोज़ कॉलेज आने जाने लगी। इस तरह 1.5 साल गुजर गया। एक रोज़ अचानक मेरे सेल फ़ोन पर शायान का नंबर चमकने लगा। मैं परेशान हो गई कि शायान ने मुझे कॉल क्यों की है। हमने तो कभी ना बात करने का फ़ैसला किया था, फिर अब शायान अपना वादा क्यों तोड़ रहा है? मैंने फ़ोन उठाया। क्या हुआ शायान, फ़ोन क्यों किया है? खैरियत तो है ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझसे रहा ना गया तो फ़ोन कर लिया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया है, शायान ने रो देने वाले अंदाज में कहा था। शायान, मेरी शादी हो चुकी है, अब इस तरह फ़ोन मत किया करो, ये गैर मुनासिब लगता है। मैं जानता हूँ, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। क्या करूँ? तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया था। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद न किया हो। इसकी आवाज़ रंधी हुई थी, जैसे अभी वो रो पड़ेगा। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, कोई आ रहा है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसी वक्त अकबर कमरे में दाखिल हुए। मेरे कई दिन इस सोच में गुजर गए कि शायान ने मुझे 1.5 साल के बाद फ़ोन आखिर क्यों किया। एक हफ्ते के बाद शायान ने दोबारा फ़ोन किया। इस बार इसने मुझसे मिलने को कहा। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, मगर इसके इसरार पर मैं राज़ी हो गई। उस रोज़ कॉलेज के औकात में एक रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई। मैं शायान से मिलने तो आ गई थी, मगर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि अब मैं शादीशुदा थी। अगर कोई देख लेता तो गज़ब हो जाता। दिल बहुत घबरा रहा था, मगर जाने क्यों शायान की बातों में ऐसा क्या था कि मैं इससे मिलने चली आई थी। सदफ, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें भुला नहीं सका। तुम मेरी नज़र से दूर सही, लेकिन दिल के बहुत करीब हो। पता नहीं मैं इतना खुद गर्ज कैसे हो गया था। मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचा और तुम्हारी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे वालिद को अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गए। हमारे माली हालात ख़राब हो गए। ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपना तालीमी सिलसिला जारी तो रखा हुआ है, मगर डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट गया। जिस वजह से तुम्हें शादी करने को कहा था, वो वजह ही ख़त्म हो गई। मैं अंदर से टूट गया हूँ, मगर तुम्हारी याद दिल में बसी हुई है। सदफ, तुमने मेरे कहने पर ही तो शादी की थी। प्लीज़ मेरी खातिर वापस आ जाओ। वो बंधन किस काम का जो ज़बरदस्ती का हो, और तुम्हारा यहाँ आना इस बात का सबूत है कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं शायान की बातें सुनती रही, ताहम बोली कुछ भी नहीं। इसकी बातों से मुझे घबराहट होने लगी, तो मैं वहाँ से उठकर वापस घर आ गई। जाते हुए इसने कहा कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। सारा दिन मैं शायान की बातों पर गौर करती रही। मुझसे खाना भी ठीक से न खाया गया। इस बारे में मैं जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। मेरा सर शदीद दर्द करने लगा और
और शाम तक मुझे तेज़ बुखार भी चढ़ गया। पूरा बदन मेरा जल रहा था। अकबर आए तो वो काफ़ी घबरा गए। इन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और दवाइयाँ लिखी। मैंने दवाई ली और सो गई। अगले रोज़ शायान का फ़ोन आया। घबराते हुए मैंने फ़ोन उठाया। हाँ सदफ, तुमने क्या सोचा? तुम जल्द से जल्द तलाक लो और मेरे पास आ जाओ, शायान बोला। शायान, मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है, मैंने आहिस्तगी से कहा। मगर शायान मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपने ही कह रहा था। अचानक लाइन कट गई। 1 हफ्ता मुझे बुखार रहा, मुझे टाइफाइड हो गया था। इस दौरान अकबर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे खुद दवाई देते थे, मेरे लिए दूध लेकर आते थे, मेरी हर तरह की खिदमत करते थे। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत अच्छे थे। तकरीबन 2 हफ्तों में मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई और इन 2 हफ्तों में ये बात मुझ पे वाज़ेह हो गई कि अकबर कितने अच्छे शोहर और बुलंद अखलाक के इंसान हैं। शायान से मिले हुए मुझे 15 रोज़ हो गए थे। 15 रोज़ बाद शायान का फिर फ़ोन आया। इसने फिर वही बातें शुरू कर दी कि मेरे पास कब आओगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शायान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। शायान खुश हो गया कि हम दोनों ने मिलने की जगह भी तय कर ली। अगले रोज़ शायान और मैं मकामी रेस्टोरेंट में मिले। शायान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायान, आज मैं बोलूँगी और सिर्फ तुम सुनोगे। ये सच है कि तुम्हारे कहने पर मैंने अकबर से शादी की थी। उस वक्त जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें सिर्फ अपना करियर अजीज़ था और अब तुम्हारे हालात ख़राब हो गए हैं तो तुम्हें मेरी मोहब्बत की ज़रूरत है। शायान, तुम एक खुदगर्ज़ इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और खुदगर्ज़ इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। जबकि तुम्हारे बरक्स मेरे शोहर अकबर ने मेरा खूब ख्याल रखा। इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मेरी तबीयत ख़राब होने की सूरत में इन्होंने मेरी दिलो जान से खिदमत की। तुमने मेरे लिए क्या किया शायान? आज के बाद ना कभी मुझे फ़ोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही मेरा जीवन साथी है। इमरान ये सूरत हाल देखकर काफ़ी परेशान हो गया। वो काफ़ी हैरान था कि मैं कैसे उसको इनकार कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो हमेशा इकरार ही सुनता था। मैं उठकर जाने ही वाली थी कि इमरान ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। सदफ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। शायान अब बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं घबरा गई क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हुए थे। मैंने शायान को चुप करवाने की कोशिश की और कहा, देखो शायान, मेरी शादी हो चुकी है, हालात को समझो। अब मैं तुम्हारी सदफ नहीं रही। मैं अपने शोहर के साथ काफ़ी खुश हूँ। प्लीज़ हालात को समझने की कोशिश करो। मैं शायान को समझा रही थी, लेकिन शायान पर मेरी बातों का कोई असर ना था। वो बस ज़िद था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। प्लीज़ तुम तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम अकबर से तलाक लो और मेरे पास आ जाओ। जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी होगी तो हम शादी कर लेंगे। मैं हैरान और परेशान शायान का मुंह तक रही थी, जिसने अच्छी खासी प्लानिंग भी कर रखी थी। मैं उस दिन को कोस रही थी कि मैंने शायान का फ़ोन क्यों उठाया था। इसी कश्मकश में मुब्तला मैं अपने घर को वापस आई। घर पहुंची तो खिलाफ मामूल अकबर घर में पहले से मौजूद थे। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मैं काफ़ी घबराई हुई थी। मेरी हालत को देखकर अकबर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है सदफ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बीमारी के बायस काफ़ी दिनों बाद कॉलेज गई हूँ, इसलिए काफ़ी नकाहत महसूस कर रही हूँ। ये सुनते ही अकबर काफ़ी परेशान हो गए और मुझे आराम करने का कहा। गर्म दूध का ग्लास लेकर आए और दवाई देके मुझे सुला दिया, लेकिन मैं कहाँ सो सकती थी। शायान की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं रह रहकर ये चीज़ सोच रही थी कि अगर शायान ने खुदकुशी कर ली तो। बमुश्किल हफ्ता ही गुजरा था कि शायान का फ़ोन आ गया। उसका पहला सवाल यही था कि सदफ, तुमने क्या सोचा? तुम कब आ रही हो मेरे पास?
मैंने रोते हुए बिलखते हुए शायान की मिन्नतें शुरू कर दी। शायान प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मोहब्बत मेरी नादानी थी, असल मोहब्बत क्या होती है ये मुझे अकबर ने सिखाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं गिड़गिड़ा कर उससे भीख मांग रही थी। मुझे नहीं पता था कि अकबर बाहर दरवाजे पे खड़े मेरी सारी बातें सुन रहे थे। धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अकबर कमरे में आए। मैंने फ़ौरन अपने आंसू पोंछे, लेकिन अकबर मेरी शायान के साथ सारी गुफ्तगू सुन चुके थे। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। मैं यही सोच रही थी कि अकबर अभी मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मेरी सोच के बरक्स अकबर ने वही पुराने दोस्ताना अंदाज में मुझसे बात की और कहा कि मुझे सारा वाक़या सुनाओ। मैंने अकबर को सारी कहानी सुना डाली। अकबर खामोशी से सारी बात सुनते रहे। फिर कहा कि मुझे शायान का नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूँगा। मैंने शायान का नंबर अकबर को दे दिया। मुझे नहीं मालूम शायान की अकबर से क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से कभी शायान का मुझे फ़ोन नहीं आया और ना ही कभी शायान ने मुझसे मिलने की कोशिश की। अकबर का रवैया उसी तरह मुझसे दोस्ताना है। इन्होंने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया। आज मेरी शादी को 5 बरस बीत चुके हैं और अल्लाह ने मुझे अहमद और महक की सूरत में 2 फूलों से नवाजा है। मैं अपने मियाँ और बच्चों के साथ काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं उन तमाम नादान और कच्चे जहन की लड़कियों से इल्तिजा करती हूँ कि इन खुदगर्ज लड़कों के चक्करों में मत पड़ें। इन खुदगर्ज लड़कों के चक्कर में पड़कर अपना जहन और वक्त हरगिज़ बर्बाद न करें, क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ शोहर से होती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।